Namaskar students. Uh, Hello and welcome everyone. The very first time uh, very first time I'm just coming with my video with my my face. So welcome back everyone in this topic in this lecture. This is not a series; it's just a video, and here I'm just going to talk about power sharing students, and it was a small chapter, so I just tried to complete this chapter into a just single video. Okay. सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभिषेक तिवारी ट्यूटोरियल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं इस चैप्टर से, वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। सो हियर हम लोग बात करेंगे जो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। फिर हम बात करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, बेल्जियन मॉडल या एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसकी बात करेंगे। रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने चल रहे हैं। ठीक है। सो उससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आप पहले बात कर लेते हैं, मैं अपने बायो की बात कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा बायो है। अभिषेक तिवारी मेरा नाम है। मैं एमए इन ज्योग्राफी हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। बीएड सीटेड टेट क्वालिफाइड हूँ। मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में जो है। और यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अभिषेक तिवारी ट्यूटोरियल्स मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मी। अब हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक पहले हम लोग कवर करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन दिस एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो लेक्चर कवर करने चल रहे हैं आज, वो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। एथनिक का मतलब होता है बेसिकली जब हम किसी भी एरिया के पॉपुलेशन की वैरायटी, उनकी अपने पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, इनको समझते हैं, तो वो उसको हम एथनिक वेरिएशन कहते हैं। अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरह के उनकी अपनी बोलियां, उनकी अपनी रीजनैलिटी, ये सब एथनिक चीजें होती हैं। अब इसी एथनिक को हम, जो किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको एथनिक कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन को समझ चल रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। सो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है, और जो कि एक स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर हम यूपी के, भारत के अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें, तो हरियाणा से भी छोटा स्टेट है स्टूडेंट्स ये। ठीक है। बेल्जियम शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ में। इन 4 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ या इससे ऊपर की पॉपुलेशन है जो है। एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा रिलेटिवली, अगर हरियाणा से कंपेयर करें, सो हरियाणा की पॉपुलेशन से रिलेटिवली आधी है जो है। एथनिक कॉम्पोजिशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो एथनिक कॉम्पोजिशन में बेल्जियम एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है जिसकी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना। उसमें बात करें तो जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 59% जो है उसमें से फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। एक एरिया है उसका नाम है फ्लैमिश, और वहां पे जो रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं कंट्री में पूरे। 40% लोग ऐसे हैं जो वेलोनिया नाम के रीजन में रहते हैं, और ये जो वेलोनिया में रहते हैं ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% जो पॉपुलेशन बची वो जर्मन बोलती है, और जो वेलोनिया और फ्लैमिश दोनों रीजन्स में रहती है जो है। इसके अलावा जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स का स्टूडेंट, वहां पे 80% लोग जो है वो फ्रेंच हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, मतलब फ्रेंच बोलते हैं। और 20% डच लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि ऑपोजिट है। मतलब कि नेशन में डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में वहां पे डच कम है और फ्रेंच ज्यादा है।
ठीक है। माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो थोड़े रिच ज्यादा हैं डच स्पीकिंग की कंपेयरिंग में, तो डच संख्या में ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली कम रिच हैं, लेकिन फ्रेंच संख्या में कम है लेकिन उसके कंपेयरिंग में ज्यादा रिच है। तो ये ओवरऑल जो है पॉपुलेशन का रेशियो है, ये एथनिक कॉम्पोजिशन है पूरे बेल्जियम के बारे में। और जब भी आपसे क्वेश्चन बने, जितने भी इस स्लाइड में टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप अगर इनको लिख दे रहे हैं, सो इट इज प्रिटी श्योर कि आपके नंबर कटेंगे नहीं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगला स्लाइड जो है। तो यहाँ पे हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका को समझने चल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलरली द बेल्जियम। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है स्टूडेंट्स, जो कि कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है इंडियन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु का जो कोस्ट है, अगर कभी आप विजिट किए हो या आपने मैप देखा हो, तो तमिलनाडु का जो पार्क स्टेट वाला एरिया है, जहां पे तमिलनाडु के रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट के धनुषकोडी की जगह है, वहां से श्रीलंका का जाफना वाला जो एरिया है, जिसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाला एरिया जो है श्रीलंका का, वो वहां से 34 किलोमीटर के स्ट्रेच पे पड़ता है रामेश्वरम से जो है। तो बहुत ही कम डिस्टेंस है श्रीलंका की, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका हैज लिटिल मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन, श्रीलंका की 2 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कि फिर भी अगर हम रिलेट करें इसको हमारे स्टेट हरियाणा से, तो भी एक उससे कम पाया जाता है। ठीक है, दूसरे और जो नेशंस हैं साउथ एशिया में, जहां पे बहुत सारा डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनकी अपनी लिंग्विस्टिक एंड उनकी अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी, वैसा ही श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, अगर इसकी बात करें श्रीलंका में, तो सिन्हा स्पीकर्स हैं 74%, तमिल स्पीकर्स हैं 18%, एंड इसके अलावा जो है जो तमिल्स हैं वो 2 सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो बेसिकली तमिल श्रीलंकन तमिल्स है, जो कि 13% है 18 में से जो है, और 5% उसमें से जो है वो इंडियन तमिल्स हैं, जो कि 5% पॉपुलेशन है। और ये लोग कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जो तमिलियंस हैं ये नॉर्थ और ईस्ट वाले जोन में कॉन्सेंट्रेट है, जो जाफना वाला एरिया पड़ता है, मैंने आपको कहा वहां पे कॉन्सेंट्रेट है बेसिकली तमिलियंस जो है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो यहाँ का सिन्हला एरिया है, ठीक है, सिन्हला स्पीकिंग एरिया है, ये सिन्हला जो स्पीकर्स होते हैं ये बेसिकली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो तमिल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है जो बेसिकली तमिलियंस हैं वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं जो है। ठीक है, और जो 7% पॉपुलेशन श्रीलंका की है वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, और जो कि तमिल भी बोलते हैं और सिन्हला लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये दोनों तरह की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एथनिक कॉम्पोजिशन हो गई स्टूडेंट श्रीलंका की जो है। तो 2 क्वेश्चंस का आपने इस चैप्टर से काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में एक और टॉपिक कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है इसमें स्टूडेंट आएगा वो है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये एक अलग टॉपिक है। अब हमें ये देखना है कि श्रीलंका में जब और दोनों जगह की हमने कॉम्पोजिशन पढ़ ली। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों जगह में से किसने अपने रीजनल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया, किसने उसको आइडेंटिफाई किया, और जिसने किया या नहीं किया तो उसमें क्या अंतर पैदा हुए, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्लाइड में। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका मेजॉरिटी टर्म से बना हुआ है कि श्रीलंका ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे क्वाइन किया। ठीक है, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। 1948 में बच्चों श्रीलंका 48 में इंडिपेंडेंट हुआ, हमसे 1 साल के बाद। श्रीलंका में सिन्हला स्पीकर्स मैंने कहा 74% हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि और अपनी जो वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी है, अपनी मेजॉरिटी की जो क्वालिटी है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने उसके आधार पे अपने आप को वहां पे इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है मतलब कि उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं
स्टैब्लिश करना शुरू किया, अपने आप को, अपनी मेजोरिटी को जो है उन्होंने थोपना शुरू किया श्रीलंकन गवर्नमेंट को। और क्योंकि एक डेमोक्रेसी, एक सरकार जो है डेमोक्रेसी मेजोरिटी से रन करती है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। एज अ रिजल्ट कि डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार, जिसको तमिल्स ने, सिन्ला ने, दोनों ने जिताया था, वो सरकार जो है वो अपने घुटने, इट नील्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ सिन्ला स्पीकर्स, ठीक है। और जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स, कदम उठाए सिन्ला लोगों की सुपरमैसी को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। 1956 में, यहाँ 58 दिया हुआ है, 56 में जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्ट पास किया जो है, ठीक है। श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, और ये जो एक्ट था इसमें उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को, इरिस्पेक्टिव ऑफ तमिल एंड क्रिश्चियंस, उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को देश की लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट कर दिया। इनफैक्ट सिन्हलाज आर गिवन प्रायोरिटी इन द यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और सिन्हला लोगों को यूनिवर्सिटी एडमिशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में अलग तरह से जो है उन्हें प्रायोरिटीज दे दी गई जो है, ठीक है। सो ये जो मेजर्स थे, हैज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स, तो ये जो कदम उठाए गए उनकी ओर से जो है, ठीक है, सिन्ला स्पीकर्स की ओर से और सरकार की ओर से श्रीलंका में, उससे जो तमिल्स थे वो अपने आप को सेपरेट या एलिनेट महसूस करने लगे, कहीं हम लोग एलियंस तो नहीं है कि हम बाहर से आए हैं और हमारे कोई राइट्स नहीं है, हमारे लिए से कुछ बनाया नहीं गया। तो उन्होंने ये अपने आप को महसूस किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी श्रीलंका में उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपने कल्चर को सिक्योर करने के लिए किसी तरह से कमिटेड नहीं थी, कंसर्न नहीं थी। तो उन्होंने अपने लिए डिस्क्रिमिनेशन महसूस किया कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देश की सरकार, देश की पॉलिसीज के प्रति उन्होंने अपने अंदर इनइक्वालिटी महसूस किया, और उसका परिणाम यह हुआ, रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल गेट्स स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, और उसका परिणाम ये हुआ स्टूडेंट्स कि समय के साथ श्रीलंकन तमिल्स मींस तमिल्स और सिन्हला स्पीकर्स जो थे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही कठोर, तनावपूर्ण होती चली गई जो है। बाद में जो तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टीज फॉर्म की, उन्होंने अपने लिए नए राज्य की मांग करना शुरू की, जिसको उन्होंने एलम कहा तमिल लैंग्वेज में, और उस चीज को उन्होंने एलटीटीई नाम का एक संगठन बनाया उस दौरान उन्होंने, ठीक है। क्या किया, एलटीटीई जो है नाम का एक संगठन बनाया, जिसको लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम्स नाम दिया गया। तो उन्होंने ये एक एलम बना करके, टाइगर एलटीटीई बनाकर उन्होंने क्या किया, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की, और उसमें उन्होंने प्रयास किया कि उनको अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिफिकेशन मिले, जॉब में इक्वलिटी मिले, एडमिशंस में इक्वलिटी मिले, इसकी उसका प्रयास जो है उन लोगों ने किया जो है कि हमें भी ये सब चीजें मिलनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू, जो डिस्ट्रस्ट था, इस धीरे धीरे करते करते ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारा अविश्वास भरने लगा, और ये जो डिस्ट्रेस था ये धीरे धीरे टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बड़े पैमाने पे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और कन्फ्लिक्ट जो है जल्द ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तेजी से जो है यहाँ सिविल वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो गई श्रीलंका में, और ये सिविल वॉर जो है लंबा चला, हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटीज से लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए, हजारों की जॉब छिन गई ना। ये सिविल वॉर लंबा चलता रहा, 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुआ स्टूडेंट्स, एंड श्रीलंका हैड टू स्ट्रगल हार्ड टू फॉर कम बैक, श्रीलंका को कम बैक करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जो है, राइट। So this is what all about this majoritarianism in श्रीलंका। हालांकि आपको मालूम होगा कि श्रीलंका के इसी एलटीटीई मूवमेंट के तहत भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, कंटेम्पररी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की जान गई जो है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर तमिल्स
उनके राइट्स को, उनकी अपनी जरूरत को श्रीलंकन गवर्नमेंट सामने सख्ती से नहीं रखा, इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट की एक कीमत चुकानी पड़ी, मतलब इनको अपने लिए इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी जो है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेल्जियन मॉडल या एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम ने किस तरह से अपने आप को एकोमोडेट किया वो हम लोग यहाँ देखने चल रहे हैं। बेल्जियम डिड नॉट अडॉप्ट द पाथ ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो जो कदम श्रीलंका की सरकार ने उठाया, बेल्जियम सरकार ने वो कदम नहीं उठाया। उन्होंने ऐसा प्रयास किया जिसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हुआ बेल्जियम के ऊपर। ठीक है, बेल्जियम ने अपने कल्चरल और सोशल आइडेंटिटीज को सेव करने के लिए ना, हर किसी को, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो ना, उन्होंने उनको पहचान दिलाने का प्रयास किया। ठीक है, और इसके लिए बेल्जियम की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चार बदलाव किए, चार चेंजेस किए, जो कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में किए। ठीक है, और एक अलग एक्सेप्शनल मॉडल लेकर के सामने खड़े हुए बेल्जियम के लोग, जो कि हार्मोनियस था, पीसफुल था, और फॉर एक्चुअली जर्मनी लिखा है ये, उनके लिए, मतलब बेल्जियम के लिए बड़ा ही हार्मोनियस रहा। ठीक है, द अरेंजमेंट पॉपुलरली नोन एज बेल्जियन मॉडल, और इसी मॉडल को पॉपुलरली बेल्जियन मॉडल कहा जाता है या अकोमोडेशन इन बेल्जियम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला चेंज क्या किया गया कि कंट्री के अंदर भले ही वहां पे डच ज्यादा थे और फ्रेंच कम थे, उन्होंने पहला चेंज ये किया कि मिनिस्टर्स जो हुए देश में, उन्होंने डच और फ्रेंच दोनों को इक्वल मिनिस्ट्री डिवाइड की या डिस्ट्रीब्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि डच और फ्रेंच दोनों के पास भले ही उनकी संख्या फ्रेंच की कम हो, लेकिन डच के बराबर ही उनको मिनिस्ट्री सौंपी गई। दूसरा चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। संविधान में कहा गया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं वो एक्चुअली ये इक्वल होंगे, ये पहला था। दूसरा ही कहा गया कि बहुत मेनी लिखा है, मेनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन गिवन। ओके, जो बहुत सारे पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए जो है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो था उसे ये बताया गया कि यू विल नेवर बी अ सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस यू विल बी पैरेलल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताया गया जो है इस मॉडल में, बेल्जियम मॉडल में जो है, दूसरे अमेंडमेंट के रूप में जो है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगला जो चेंज किया गया वो तीसरा चेंज ये था, कुछ इस प्रकार था कि अगले चेंज के रूप में इन्होंने ये कहा कि ब्रसेल्स, जो इनकी अपनी कैपिटल थी ब्रसेल्स, वहां के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया गया, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए, यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा थे, डच कम थे, फिर भी दोनों को फिर से इक्वल मिनिस्ट्रीज सौंपी गई जो है। चौथा चेंज ये हुआ, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड किया गया, जिसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपने बेल्जियम में पढ़ा होगा, इस तरह से बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें जो लैंग्वेज कम्युनिटी के आधार पर इलेक्ट होती जो है, इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लोग कहीं भी जो है एक अपने कम्युनिटी के बेसिस पे एक एरिया को जो है वो इलेक्ट कर सकते थे जो है, और वहां पे उस कम्युनिटी के आधार पे गवर्न होगा जो है। सो ये जो गवर्नमेंट था हैज सेपरेटेड पावर्स ऑन कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल इश्यूज, इनके ऊपर उन्होंने पावर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दिया वहां की सरकार ने, और जिससे कि श्रीलंका वाली सिविल वॉर की नौबत नहीं आई और बहुत आसानी से उन लोगों ने अपने को सेव कर लिया जो है। तो ये स्थितियां बनी जो है। अब इस चीज को समझिए कि ये तो हो गया एकोमोडेशन इन बेल्जियम और बेल्जियन मॉडल। अब यहाँ एक क्वेश्चन शुरू होता है कि रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के रीजंस क्या थे। ठीक है, सो देयर आर टू सेट ऑफ रीजंस, टू सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के दो सेट ऑफ रीजंस बताए गए जो है, एक को कहा गया मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग और दूसरे कहा गया प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरे कहा गया प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एक तो मोरल और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहा गया।
मोरल में 2 पॉइंट्स आप तैयार रखेंगे बच्चों। मोरल मतलब होता है एक नैतिक कारण ना, कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की आत्मा होती है पावर शेयरिंग, एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा, वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, मतलब कि अगर पावर शेयरिंग होता है तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वैल्यूएबल होता है। ये दूसरा रीजन है, मोरल रीजन है पावर शेयरिंग का। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का एक दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर। प्रूडेंशियल मतलब बौद्धिक ना, विजडम वाला जो रीजन है पावर शेयरिंग का, वो क्या है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, कि पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करता है रिड्यूस करने में, किसके, कन्फ्लिक्ट के, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है पावर शेयरिंग जो है। दूसरा इसमें होता है कि पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर। ओके, सोशल ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश करना है तो पावर शेयरिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये दूसरा प्रूडेंशियल रीजन है। तीसरा है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग्स आउट बेटर आउटकम्स, कि पावर शेयरिंग से बेहतर आउटकम्स आते हैं। दिस इज द थर्ड आउटकम, थर्ड रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग। ठीक है, ये प्रूडेंशियल रीजन है 3 पावर शेयरिंग के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। सो दिस इज व्हाट द थर्ड रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप समझ में आया होगा। तो 2 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली जो अगला टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो आखिरी स्लाइड इसमें आएगी जो है वो होगी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है। ठीक है, there are 4 forms of power sharing. You should understand it, everyone, and these four are asked in the examination. First one is power is shared among different organs. Okay, तो पावर शेयरिंग जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स हो गया और जुडिशरी हो गया, ये इनके बीच में, 3 के बीच में पावर शेयरिंग, और ये तीनों ऑर्गेन्स हैं गवर्नमेंट के जो है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब यहाँ पे देखिए एक लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें ना तो लेजिस्लेचर बड़ा है, ना एग्जीक्यूटिव छोटा है और ना जुडिशरी छोटा है, सब आपस में इक्वल है जो है। सो इन दिस अरेंजमेंट ईच ऑर्गन स्टैंड्स एट अ लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरह के पावर शेयरिंग में हर एक जो बॉडी होती है वो एक लेवल में पावर शेयरिंग कर रही होती है, और इससे ये होता है कि कोई भी बॉडी अपने आप से एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, या निरंकुश या जबरन सरकार नहीं चला पाती, कि उसके सारे ऑर्गन्स एक बराबर होते हैं। सो दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहते हैं स्टूडेंट, ये एक और नाम है जिससे ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको जानते रहेंगे। सेकेंड रीजन है, सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग स्टूडेंट है कि जब पावर को जो है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए रूल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में गवर्न करेगी। ठीक है, सो द गवर्नमेंट फॉर इंटायर नेशन इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, वाइल द गवर्नमेंट फॉर स्टेट इज कॉल्ड प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। जो पूरे देश के लिए सरकार होगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे रूल करेगी उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ देशों में एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ठीक है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बेल्जियम में देखा कि वहां पे एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में कम्युनिटी गवर्नमेंट चलाई गई बेल्जियम में। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट था इसको भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे अलग अलग लेवल पे लोगों को पावर डिवाइड होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसी को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा इसमें जो अगला आता है पॉइंट वो ये है कि थर्ड इसमें
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में एक तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो होती है थर्ड में कि बाई शेयर्ड बाई अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि कुछ पावर्स जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के रूप में भी शेयर होता है। तो जो सोशल ग्रुप्स में से रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर बटा होता है, ये भी तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। कि आपने श्रीलंका बेल्जियम में देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है पावर डिवीजन का, जहां पावर सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सुनी होगी, आपने सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी सुनी होगी, ये सब सोशल डिवीजन, सोशल ग्रुप के बेसिस पे पावर का डिवीजन है एंड इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह से सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। चौथा इसमें स्टूडेंट पावर शेयरिंग होता है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज आर इन पावर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट ग्रुप्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी पावर में होता है, ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं जो है। तो कंटेम्प्रेरी पीरियड में आपने देखा होगा कैसे अलग अलग पार्टीज जो है वो देखी जा सकती है पावर शेयर करते हुए। इट इज ऑल्सो सीन दैट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये भी पावर शेयर करती हैं या कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में। ये सारा काम ये लोग भी करते हैं। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तीसरे को पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स और चौथे को बोलते हैं पावर शेयरिंग among political parties, pressure groups, movement groups, etc. etc. So student, इसी के साथ में we have just come to the end of this slide. ये वीडियो सफलतापूर्वक समाप्त होती है। होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट एंड शेयर करेंगे। I hope आपको ये पसंद आया होगा। For further videos, keep watching me, keep watching Abhishek Tiwari tutorials. Thank you everyone. Have a good day ahead.